भी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। क्या सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। सो दोस्तों, वंस अगेन एक बार वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी ने ज्वाइनिंग कर लिया है और यहाँ पर आपको इंतजार है कि आज क्या होगा। वैसे तो आपने टॉपिक पढ़ लिया है। एक बार मैं फिर आपके सामने आशुतोष कुमार, आपके सामने आज आपके शनिवार को फिर से हम आए हैं मिलकर एक साथ शानदार बनाने। तो आज की लर्निंग के लिए हमारे पास है क्या आपके लिए? तो आप, अच्छा किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में सर टॉपिक भी दिख रहा है, वेट कर रहे हैं। तो टॉपिक भी दिख रहा है, स्पीकर भी दिख रहे हैं, तो देर किस बात की? तो नाउ मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा जो आपको आज बताएंगे, क्योंकि कहते हैं आगे इनवाइट करने से पहले कि हर किसी काम को करने के लिए एक मंत्रा की आवश्यकता होती है। अब उस मंत्रा को आप क्या कहते हैं, उसी से कुछ रिलेवेंट है ये टॉपिक आज का, जिसके बारे में मैं कम बात करूंगा, लेकिन आज के हमारे जो स्पीकर गेस्ट है वो आपको डिटेल में बताएंगे। सो बिना कोई देरी किए मैं इनवाइट करता हूं आज एक डायनेमिक पर्सनालिटी जिनको आपने कई बार कई सेशंस में देखा होगा, और आप उनके सेशंस को अटेंड करके काफी कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, चाहे आपके कह लीजिए नेशनल प्रोजेक्ट्स में देख रहे हो, या आपने कहीं और देखा हो आईसीटी में या कहीं और। तो मैं ये कहूंगा कि बिना देरी किए नाम गेस करें कौन है। अच्छा नाम जानते हैं सर, फ्लायर पे लिखा हुआ है, वेरी गुड। सो नाम है सर का कशिश नारंग सर। सर वेलकम ऑन द स्टेज। और आज का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को तो नहीं बताऊंगा, बट हम सबको मिलकर आपकी हेल्प से इस शनिवार को ना शानदार बनाना है। सोनल मैडम कह रही है हाँ शानदार बनाना है, और हमारे साथ मनीष जी भी मुंबई से ज्वाइन है। सुपर्ब सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आशुतोष सर फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना मैं डिजर्व नहीं करता। मुझसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और उसमें से आशुतोष सर वन ऑफ दोज धुरंधर हैं। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके आगे। बट हाँ, कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितना मैं सीख चुका हूँ बड़ा बिजनेस से, उससे कुछ परसेंट ज़्यादा आप सभी को डिलीवर कर सकूं। तो हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा आपसे, अक्षर जी, विश्वजीत जी, पिंकी जी। दो काम करने हैं। पहली चीज तो कैमरा पे आ जाइए, और दूसरी चीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और बाकी भाई लोगों को भी बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। उम्मीद करूंगा हर बार की तरह आया हूं कुछ आपको सिखा कर जाऊं। समय सबका कीमती होता है, और इस समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट से शुरू करेंगे। तो दो काम फटाफट कर लीजिए, सदिया मैम, अंजू अग्रवाल जी। कैमरा ऑन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने रीजनल ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए कि भाई लोगों जल्दी से ज्वाइन कर लो, डायरी पेन लेकर। क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिससे हमारी आंखें खुलेंगी, और आंखें खुलेंगी तो नए रास्ते भी खुलेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के। तो ज्यादा समय ना लेते हुए विश्वजीत जी, चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट सर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हियर वी गो। आई होप आशुतोष सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन विजिबल होगी और स्क्रीन विजिबल होगी यहाँ पे। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन सर। तो चलते हैं शनिवार की लर्निंग को शानदार बनाने आज के सेशन में, जिसका टॉपिक है सक्सेस मंत्रास। क्या होते हैं सक्सेस मंत्रास? मैं यानी कि एज एन आईबीसी कह सकते हैं, एज अ पर्सन कह सकते हैं, एज अ ह्यूमन कह सकते हैं, मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूं अपनी लाइफ में। आज वो हम अगले 45 से 50 मिनट में सीखेंगे। और कुछ मन में सवाल होंगे तो देखेंगे, उसको भी ले लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक एक्टिव लिस्टिंग करनी है, और अच्छे से चीजों को समझना है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ मैं हमेशा अपनी चीज को शुरू करता हूं। जब भी कोई प्रेजेंटेशन लेके आता हूं, मुझे गोल्डन स्टेटमेंट ना बहुत ही अच्छी लगती है मनीष जी। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहती है? गोल्डन स्टेटमेंट है कि भैया, देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल जरूर बन सकता हूं, अगर उन सीक्रेट्स को मैं फॉलो कर लूं और अपना लूं तो। कि भाई लोगों, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, एक दिन में नहीं मिल जाती। उसको कई महीने भी लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। क्या मेरे साथ है? यस और नो? गलत कह रहा हूं? क्या लगता है, सक्सेस एक दिन में मिल जाती है, एक रात में मिल जाती है?
नो, मनीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसको सक्सेस को पाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है। आज के टाइम में अगर मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विराट कोहली, किंग कोहली जिनको हम कहते हैं, क्या लगता है वो एक दिन में फेमस हो गए, एक रात में इतने बड़े क्रिकेटर बन हो गए? हाँ, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ पीछे सहा है, दिन रात जाग के नेट के पीछे प्रैक्टिस करी है, तब जाके वो इतने सक्सेसफुल बने हैं। तो भाई लोगों, एक चीज तो याद रख लो कि हो सकता है सफल सक्सेस आपको छोटे रास्ते में ना मिले, बहुत जल्दी ना मिले, लेकिन आगे जाके जरूर मिलेगी। एक चीज है जो आपको फॉलो करनी है, वो है कंसिस्टेंसी। तो आज हम कुछ सीक्रेट्स की बात करने वाले हैं। फिलहाल मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, इससे पहले मैं यहाँ पे मनीष जी आगे बढ़ूं, कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। कुछ चैट बॉक्स में बताना चाहे तो थोड़ा सा आपसे इनपुट ले लूं, फिर मैं अपना आउटपुट दूंगा। कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जीवन में सफल बनाती है, आपको लगता है कि यार मेरे हिसाब से ये चीज अगर मैं कर लूं तो मैं सफल बन सकता हूँ। सोनल मैम, मनीष जी, आरती मैम, पंकज जी। ओके, मनीष जी कह रहे क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कीजिए, सोचिए, बेशक सही हो गलत हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनीष जी कह रहे डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, सदिया मैम कह रही हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये सब बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें और चीजों को ऐड की जाए तो राइट माइंडसेट है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। तो ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन है ना, तो वो मुझे सक्सेसफुल बनाता है। यहाँ पे मैं आपको वो स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनमें अगर आप सफल हासिल कर लेते हैं, जिनको आप अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन कितने अच्छे से आप उसको हासिल करते हैं स्किल्स को, वो जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो स्किल्स? सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। विश्वजीत सर, आज के टाइम में टाइम होता सबके पास है, लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। मैं अगर बात करूं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो पूरा देश संभाल रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं, कशिश जो कि बड़ा बिजनेस में एक ट्रेनर का काम कर रहा है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो श्वेता मैम, कैसे मोदी जी पूरा देश संभाल रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मेरे पास 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, जिसमें जो भी मेरे काम है वो छूटे नहीं और उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। तो पहली चीज है जो मैं आपको आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, कि अगर आपने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो कैसे जीत को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कर लें, रोज 1%, 1%, 1% कर लें, तो साल के एंड में 37 गुना इंप्रूवमेंट कर लेंगे आप। 0.01% से भी अगर आप इंप्रूवमेंट लाए तो पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, या फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आज के टाइम में पर्सनालिटी भी एक ऐसी चीज है जो आपको सफल बनाती है, आपको भीड़ से अलग ले जाती है और एक अलग पहचान बनाती है। तीसरी चीज क्या है? करियर प्लानिंग। आज के टाइम में सदिया मैम, बहुत दुख की बात है कि 90% लोगों को करियर की क्लैरिटी नहीं होती। विवेक सर कहते हैं ना कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो क्लैरिटी नहीं है भैया लाइफ में, क्या किया जाए ऐसा। तो करियर की प्लानिंग कैसे की जाए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि कैसे आप करियर में राइट पाथ डिसाइड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस। भैया सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है फाइनेंस। अगर आप खर्चों को कंट्रोल करना सीख गए, खर्चों के बारे में जानना सीख गए, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत, एक कहते हैं ना, भीड़ से अलग खड़े हो जाएंगे और उन लिमिटेड लोगों में आएंगे जो अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास आती है वो है टीम मैनेजमेंट, यानी कि एक लीडरशिप रोल। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो कैसे लीड करोगे, कैसे टीम को लीड करोगे और लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स बनोगे, मतलब एक अच्छे लीडर्स की टीम को आप कैसे लीड करोगे, वो आपको बताऊंगा। क्या टीम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाएगी। उसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं
अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकता हूँ। अभी एग्जाम्पल दिया था मिस्टर किंग कोहली का, विराट कोहली मेरे बहुत करीब हैं, कैसे उनके 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, और आप कैसे बना सकते हैं पंकज ठाकुर जी, आरती सिंह जी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 6 स्किल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना देंगे, अगर आपने इसको अच्छे से उतार लिया तो। भाई लोगों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो हैंड वेव करके बता सकते हैं। क्या लगता है, जरूरी है ये चीजें या नहीं? आज मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं, क्लियर फोकस बातें करने वाला हूँ आपसे, पंकज जी, सोनल मैम, आशीष महाजन सर, जो कि आपको लाइफ में और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगी। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं वापस से। डायरी पेन आई होप आप सबने रखा होगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि भैया नोट्स बनाओगे तभी आगे लाइफ में बढ़ के नोट भी बनाओगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? नाम से ही पता लग रहा है भैया, टाइम को मैनेज करना मतलब टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आरती मैम, टाइम मैनेजमेंट की भी ना कोई टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं अरविंद सर, जिसको मैं फॉलो कर लूँ ना, तो मेरे को दिन के 24 घंटे कम नहीं, बहुत ज्यादा लगने लगेंगे। वो कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने काम को विद इन दी असाइन टाइमलाइंस, मतलब अगर मुझे एक काम को करने के लिए 4 घंटे दिए गए हैं, तो उस 4 घंटे में मैं अपना काम 3 घंटे में कैसे निपटा सकता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि ये बताने के कि मैं उसको आधा ही काम कर पाऊँ 4 घंटे में, उससे पहले कैसे अपना काम फिनिश करूँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ टेक्निक्स है, वो आपने पहले सुनी भी होगी और शायद अप्लाई भी करी होगी। आपने सुना होगा ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि बहुत मैं भी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, और आप सभी को भी रेकमेंड करूंगा फॉलो करने के लिए। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पहले सबका यहाँ पे नाम जान लेते हैं। दूसरी टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। यस सर, बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है, जब आप इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार, मेरी प्रोडक्टिविटी ना बढ़ के आई। उसके बाद तीसरी चीज, 1-3-5 रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये 1-3-5 रूल क्या होता है, डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि विवेक सर क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं मिलता, इम्प्लीमेंटेशन से फायदा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक, पार्किंसन लॉ। बहुत अमेजिंग लॉ है, और डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मेरे साथ ये यूज होता भी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है इसको। एंड फाइनली, ABCDE मॉडल। हमने बचपन में ABCDE तो सुनी थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना? लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ABCDE मॉडल क्या होता है आरती मैम, वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा, फोकस के साथ सुनिएगा। जानता हूँ आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी का दिन होगा लोगों का, कोई लोग बेड में होके सुन रहे होंगे, बट जहां से भी सुन रहे हैं, पूरी अटेंशन के साथ सुनिएगा। ठीक है? पिंकी मैम कह रही है यस डेफिनेटली जरूरी है सर। एब्सोल्युटली मैम। एंड जब आप इसको डीपली समझेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, इन टेक्निक्स के जरिए मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकती हूँ। आगे चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट हमारी पहली टेक्निक है। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉग होता है मेंढक। अब ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये नहीं कि भाई मेंढक को खा जाओ। सिंपल सी टेक्निक है। इसका मतलब है भैया, डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द मॉर्निंग। दिन में सबसे पहला काम वो करो जो आपको सबसे कठिन लगता है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म करो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन होता है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली पिंकी जी ने लिख भी दिया कमेंट बॉक्स में कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि भैया सबसे पहला आप सबसे कठिन काम ही उठाओ। क्योंकि सुबह का टाइम हमारे अंदर फुल एनर्जी के साथ भरा हुआ होता है, मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं। तो होता क्या है, अब मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, और एक रिपोर्ट बनानी है जो बहुत क्रिटिकल है। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं ना ऑफिस से घर जाके रात को 8 बजे बनाऊंगा। अब पूरे दिन की थकान, फिर ट्रैवलिंग में मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो क्या होता है, 8 बजे ना मैं वो फोकस के साथ सोच नहीं पाऊंगा। लेकिन यही 10 बजे ऑफिस पहुंचकर अगर मैं वो रिपोर्ट पे काम करने लग जाऊं,
तो मैं ज्यादा फोकस होके उस पर काम कर पाऊंगा। तो नजमा मैम, शिवानी जी, ममता जी, सोचिए कि ऐसा क्या काम है जो आप मॉर्निंग में सबसे पहले कर सकते हैं, उसको लिखिए। और आप देखिए, जो डिफिकल्ट टास्क आप सबसे पहले करेंगे ना, वो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगली टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। अब ये किसके लिए होती है? ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं भी इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ। और आज के टाइम में पता है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये जो मेरे हाथ में है अभी। हाँ के ना? है ना? अरे बाकी लोग भी कैमरा पे आ जाओ। बिल्कुल, सोशल मीडिया, मनीष जी कह रहे हैं। तो क्या होता क्या है, हल्की सी नोटिफिकेशन आती है और मेरा फोन साथ में रखा होता है, काम छोड़ के मैं क्या करता हूँ, फोन में लग जाता हूँ और काम वहीं का वहीं रह जाता है। आधे घंटे का काम मेरा 2 घंटे तक खिंच जाता है। होता है कि नहीं होता? तो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है टाइम मैनेजमेंट की? वो ये बोलती है कि भैया अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो छोटी छोटी चीजों पर, इस टेक्निक को आप फॉलो करो। बहुत सिंपल टेक्निक है। आप क्या करो, अपने काम को ना इंटरवल्स में करो। मतलब 25 मिनट काम फोकस के साथ, 5 मिनट का ब्रेक। 25/5, 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक। इससे होगा पता है क्या? अब ये जो फोन मेरे साथ रखा रहता है, मैं इसको ना ऐसे उल्टा करके रख दूंगा साइड पे, और 25 मिनट ना इधर ना उधर, जैसे वो घोड़े के आगे लगा देते हैं ना, ना लेफ्ट देखे ना राइट देखे, सिर्फ सीधा देखे। उस तरीके से आपने अपने काम को इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया कि भैया अगर मुझे 11 से 11:30 कॉलिंग करनी है तो मैं कॉलिंग ही करूंगा, कोई बुलाएगा नहीं सुनूंगा। स्कोर क्या हो गया चलो वो भी देख लेता हूँ, बीच में अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी मल्टीटास्किंग चीजें करते रहते हैं हम। तो उन सबको अवॉइड कीजिए। 25 मिनट फोकस होके दीजिए, और फिर 5 मिनट का जो ब्रेक मिल रहा है उसमें आप जो भी आपको काम करना है कर लीजिए। एक वॉक कराइए, थोड़ा फ्रेश हो आइए, जैसा आप ठीक समझे। एक बार करके देखिएगा पंकज ठाकुर जी, डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कम थकेंगे और इसका आउटपुट बहुत पॉजिटिव निकल कर आएगा। अगली टेक्निक पे चलते हैं। तीसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है? 1-3-5 रूल। अब आरती जी, सुभोजीत सर, 1-3-5 रूल क्या होता है? हालांकि इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि भैया एक बड़ा टास्क यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 मीडियम टास्क और 5 छोटे छोटे टास्क। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? ये ना मैं आपको रियल बताता हूँ अपनी लाइफ का। कल क्या तारीख थी? कल हमारी थी 9 फरवरी। कल के मेरे दिन की दिनचर्या जो थी पूरी, वो मैंने यहाँ पे डाली है। अब पंकज सर, मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था? कि रिसर्च करूं और आज के लिए प्रेजेंटेशन बनाऊं कंटेंट टीम के साथ बैठ के। कैसे डिजाइन करवाऊं उस चीज को, कैसे प्रेजेंटेशन में क्या क्या टेक्निक सर्च करूं, टॉपिक डिसाइड करूं, फिर डिजाइनर के साथ बैठूं, टीम को इन्वॉल्व करूं। तो सबसे बड़ा काम मेरा वही था। कल ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मैंने 4 घंटे इस पे लगाए और प्रेजेंटेशन तैयार हुई। तो एक बड़ा टास्क जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 घंटे लगाए इस पे। क्यों? क्योंकि मुझे आज सेशन डिलीवर करना था। तो ये बड़ा टास्क हो गया। फिर 3 मीडियम टास्क, मतलब ये P0 हो गया मेरी प्रायोरिटी। उसमें क्या थे? 3 चीजों में मैंने क्या किया? एक सेशन किया आईबीसी के साथ, कंसल्टेंट के साथ, इंटरनल मीटिंग हुई हमारी, और ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया कि भैया फरवरी के जितने भी रिमेनिंग डेज हैं उसमें मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा मान लीजिए 1-1 घंटे का सेशन गया, 1 घंटा मीटिंग चली इंटरनल टीम के साथ, 1 घंटा मैंने ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया। तो 4 घंटे पहले वाले टास्क में लगे और 3 घंटे मीडियम टास्क में लगे। तो 7 घंटे हो गए मेरे। अब बचे हुए 5 छोटे टास्क। ये आपके कोई भी टास्क हो सकते हैं, पर्सनल टास्क भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल टास्क भी हो सकते हैं। यानी कि अब 5 छोटी छोटी चीजें क्या करी भैया? डेली रिपोर्ट चेक करी मैंने कि कितने आईबीसी ने कितना रिवेन्यू किया, अभी कौन से सीपीएस क्या काम कर रहे हैं, जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स एक्सटर्नल रिपोर्ट्स चेक करी। उसके बाद
कुछ स्टेक होल्डर से उनको ईमेल करी। ईमेल करने में मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। ठीक है। फिर मुझे कुछ सामान खरीदना था आते टाइम ऑफिस में, मैंने वो खरीदा। उसके बाद थोड़ी देर लगा के मैंने बिजनेस आर्टिकल पढ़ लिया मेट्रो में आते टाइम, 15-20 मिनट वहां लगे। और फिर बीएम्स या आईबीसी मैनेजर्स के साथ मैंने कल कोऑर्डिनेट किया कॉल पे। तो इन 5 चीजों में लगभग लगभग 1.5-2 घंटे लगे। तो आप देखेंगे 4 घंटे ऊपर लगे, 3 घंटे मेरे मीडियम टास्क में लगे, और लगभग 1.5-2 घंटे छोटे छोटे टास्क में लगे। इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप विद इन दी असाइन टाइमलाइंस आप अपने काम को पूरा कर सकेंगे, और आपका जो है ना माइंड, वो बिल्कुल फोकस होके काम करेगा। और ये करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा शिवानी मैम? पूरी लिस्ट बना लीजिए अपने टास्क की। अब कल तो संडे, आई एम श्योर कल सारे अपने रेस्टिंग मोड में होंगे, आराम के मोड में होंगे, विश्वजीत सर, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट में लिखना है कि भैया मंडे को 12 तारीख को मुझे क्या क्या काम करने हैं। और फिर उसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, उसको टॉप पे लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। फिर मीडियम, उसके बाद क्या क्या करना है। एंड फिर उसके बाद छोटे छोटे जो मिसलेनियस टास्क भी कह सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बट मुझे उसको इग्नोर नहीं करना। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार हैंड वेव करके बता सकते हैं, समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। आगे चलते हैं अगली टेक्निक पे। वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट की अगली टेक्निक क्या बोलती है? वो बोलता है पार्किंसन लॉ। भैया ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इस चीज को मैं क्या करता हूँ, फेस करता हूँ। अब पार्किंसन लॉ क्या कहता है? वो कहता है, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, कि एक काम को करने के लिए जितना समय दिया जाता है ना शिवानी मैम, उतना ही समय में वो पूरा हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका मतलब हुआ क्या, समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ कि ये क्या कहता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको स्क्रीन को शेयर करके मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए कल संडे है, ठीक है? संडे है और मुझे जाना है अपने दोस्त के साथ लंच पे। 2 बजे मुझे मिलना है अपने दोस्त को, मनीष जी। ठीक है। तो संडे है, आराम से 10 बजे सो के उठूंगा। ठीक है। 10:15 10:30 तक ब्रश वगैरह करूंगा, फिर चाय वगैरह पीऊंगा, फिर नहाने जाऊंगा, शेव करूंगा, शावर लूंगा, हेयर वॉश करूंगा, 12 बजे तक नहा के आऊंगा, बाहर रेडी होऊंगा। फिर रेडी होना शुरू करूंगा, कपड़े निकालूंगा, उसको आयरन करूंगा। 1 बजे निकल जाऊंगा ताकि 2 बजे मैं अपने दोस्त को मिल जाऊं टाइम पर। उठा कितने बजे? 10 बजे। आऊंगा कब वापस? मतलब 1 बजे मैं घर से निकलूंगा, 3 घंटे लग गए। लेकिन मंडे को मुझे अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और मुझे 9 बजे घर से निकलना है, तो मेरी नींद खुली 8:30 बजे। तो अगर मुझे, मैंने जो काम 3 घंटे में किया था संडे को, शेव करना, हेयर वॉश करना, वो आधे घंटे में भी हो जाएगा। आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भैया मेरे पास टाइम है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे टाइम नहीं होता, उतने में आप क्या कर सकते हैं, उतने में वो आप टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोलता है पार्किंसन लॉ, कि जिस काम को करने के लिए जितना टाइम दिया जाता है वो उतने टाइम में अकम्प्लिश हो जाता है, उतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट पार्किंसन लॉ सेज। मेरे पास टाइम है तो मैं 3 घंटे भी लगाऊंगा रेडी होने में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो सेम काम मैं आधे घंटे में भी कर लूंगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी शिवानी मैम शायद घर का काम कर रही हैं और किचन में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना मैम? तो अब आज सैटरडे है, मान लीजिए ऑफ है, मैम आराम से लंच प्रिपेयर कर रही होंगी या ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होंगी अभी। तो 1 घंटा भी लगा सकती हैं। लेकिन यही मंडे को अगर उनके फैमिली में किसी को ऑफिस जाना होगा या बच्चों को जाना होगा, तो 20 मिनट में भी वही काम हो जाएगा जो आज मैम 1 घंटे में आराम से सेशन सुनते सुनते करेंगी। तो देखिए भैया, टाइम बहुत होता है हमारे पास, हम उसको स्ट्रेच कर जाते हैं। सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये पार्किंसन लॉ बहुत अच्छी चीज है जो हमें सिखाता है। अगली टेक्निक क्या आती है भैया? ABCDE। ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं है। ये टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है।
इसमें आपको क्या करना है, ABCD मॉडल थोड़ा बहुत सिमिलर मॉडल है जो हमने लास्ट सीखा था, उससे रिलेटेड है। वो क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो उस काम को जो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी काम है, उसको प्रायोरिटी दो। जैसे मैंने अपनी जो कल का शीट बताई थी आपको, तो उसमें क्या लिखा था कि मुझे रिसर्च करनी है और कंटेंट टीम के साथ बैठ के कंटेंट प्रिपेयर करना है आज की प्रेजेंटेशन के लिए। तो A फॉर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टास्क, B फॉर जो इंपॉर्टेंट है बट इसको करना भूलना नहीं है, इसको भी करना है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी कर सकता हूँ। अगर A मेरा P0 है तो इसको मैं P1 पे रख सकता हूँ, सेकेंड प्रायोरिटी। थर्ड वाला है कि भैया ये काम मैं अपने आप करके इसको निपटा लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। डी बोलता है डेलीगेट। भैया डेलीगेशन भी ना एक आर्ट है। सारा काम अगर आज आप खुद करने लग जाएंगे तो क्या होगा, सारा काम खुद करने लग जाएंगे तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो डेलीगेशन भी एक आर्ट है, आपको काम को डेलीगेट करना आना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा बंदा ढूंढूं जो मेरे तरीके से काम को सही तरीके से अपना ले। ये होते हैं डेलीगेट। और फिर कुछ टास्क ऐसे हैं जिसको आपको लिस्ट से हटा ही देना है, इसको हटा ही देना है, जैसे कि सोशल मीडिया देखना या कुछ स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम देखना, पोस्ट करना। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप अपने इसमें लिस्ट से हटा सकते हैं। ये हमारा ABCD टेक्निक बोलती है टाइम मैनेजमेंट की। इस टेक्निक को अगर आप अच्छे से यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ, आज आप अपने टाइम को जिस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले समय में आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो अभी हमने 5 टेक्निक सीखी। पोमोडोरो टेक्निक थी, ईट दैट फ्रॉग थी, और ABCD मॉडल, 135 रूल था, पार्किंसन लॉ था। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए आपको सबसे सही टेक्निक क्या लगी जिसको आप रेलिवेंट करने, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉलो करने वाले हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। ईट दैट फ्रॉग, ओके, ब्रिजेश जी कह रहे हैं 135 रूल, पोमोडोरो टेक्निक कह रहे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो भाई लोगों देखो, सिर्फ यहाँ सेशन में बैठ जाने से, इंफॉर्मेशन लेने से फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा शिवानी जी, इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, वही वाली बात है, कल इसको यूज कीजिएगा और फिर अगर आपको रिजल्ट मिले तो फिर डेफिनेटली मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने सीख लिया भैया टाइम को कैसे अपनी मुट्ठी में करना है। अब थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में भी जान लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ना बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या होती है पर्सनालिटी, कि भैया स्टैंड आउट फैक्टर कैसे क्रिएट करें। मैं अगर आज 20 लोगों की टीम में काम कर रहा हूं तो मैं अलग कैसे हो सकता हूँ, कशिश एक तरफ 19 एक तरफ। ऐसी मेरे में क्या खासियत है जो कशिश को बाकी 19 से अलग करेगी, वो अभी मिसिंग है। लेकिन मैं क्या ऐसी क्वालिटीज अपने अंदर लाऊं जो मैं स्टैंड आउट फैक्टर क्रिएट कर पाऊंगा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाऊंगा। वो आज मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस होना भी एक अलग लेवल की बात है जो कि 90% लोगों में लैक कर जाता है। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किस तरीके से, आपकी बॉडी की फिजिकल प्रेजेंस आप कैसे शो कर रहे हैं। चौथी चीज पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा आज के टाइम में छोटे छोटे यूट्यूबर भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर कोई पब्लिक स्पीकिंग की तरफ भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करूं। तो इस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट बन चुका है। छठी चीज है, सॉरी, पांचवी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। भैया स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि मैंने उस दिन ICT में भी बताया था कि अगर आप धूप में चल रहे हो तो परछाई साथ चल रही है, जैसे ही छाव में आओगे तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन एक चीज है शिवानी मैम जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो क्या है? स्ट्रेस, है ना? हमेशा रहता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो।
तो स्ट्रेस को कैसे मैं मैनेज करूं, कैसे अपने अंदर कॉर्पोरेट एटिकेट्स डेवलप करूं, अगर मैं एक जॉब करता हूं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड स्टोरी टेलिंग, ये भी एक आर्ट है। और अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो कर लेते हैं, 7 चीजें में से आप 5 6 चीजें भी सीख लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ पक्की है। तो आप यहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और आज के टाइम में शिवानी मैम, अगर आप गूगल भी करेंगे ना, टॉप 10 स्किल्स रिक्वायर्ड, तो आई एम श्योर ये 7 स्किल तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। चाहे आप एक फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट है, ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम में ना बहुत जरूरी है। जैसे जीने के लिए रोटी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है ना। तो चलिए समझते हैं कि करके क्या होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि आप सब जानते ही हैं, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, कि कैसे आप अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं। तो कम्युनिकेशन के भी ना 3 तरीके होते हैं। पंकज जी, कितने होते हैं? 3 तरीके सर। पहली चीज होती है वर्बल, मतलब जो बोल के किया जा रहा है। जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, तो वर्बल हो रहा है, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। फिर होता है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ बोल तो रहा नहीं हूं, तो नॉन वर्बल होता है एक्शन से। कि मान लीजिए जैसे आशुतोष जी ऑफिस में बैठे हैं, आशुतोष सर मेरे सामने बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ यार भूख लग रही है, तो मैं आशुतोष सर को ना इशारा कर रहा हूँ, आशुतोष सर खाना चले, बिना बोले, मतलब एक्शंस के थ्रू। वो जब मैं अपनी बात सामने रखता हूँ तो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बोला नहीं जा रहा। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप कोई चीज लिख कर बताते हैं किसी को, चाहे आप व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं किसी को, या कुछ भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। तो ये 3 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। आपको देखना है इन तीनों में से आप किस चीज में हासिल करते हैं, अपने क्या कहते हैं, इसको कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं। बट कम्युनिकेट करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? जब आप किसी, अगर फॉर्मल सिनेरियो में है, तो अपनी आवाज को लाउड एंड क्लियर रखिए। फंबल नहीं करना, घबराना नहीं है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली पिच करना है। इससे क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरी चीज, नॉर्मल स्पीड से बात करो, अपनी रेट ऑफ स्पीच बिल्कुल ठीक रखो, नॉर्मल रखो। और किसी को ऐसा न लगे यार कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो और बहुत धीरे धीरे कर रहा है, जैसे मैंने अभी किया था, है ना। तो अपनी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ टॉकिंग, जिसको हम ROS बोलते हैं, रेट ऑफ स्पीच, उसको नॉर्मल रखिए, ताकि सामने वाला आपकी बात अच्छी तरह समझ सके। अभी मेरी रेट ऑफ स्पीच थोड़ी सी स्लो चल रही है, क्योंकि मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी मीटिंग में बात कर रहा हूँ, तो मैं इतनी धीरे नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। तो आपको देखना है कि आपकी स्पीड क्या है अभी। अपने आप को एनालाइज कीजिए, शीशे के सामने खड़े होके अपना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में। फिर आपको स्ट्रेस करना है पावरफुल वर्ड्स पे, शिवानी जी, वो वर्ड्स जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कोई फैक्ट बताया, आपको पता है 90% इन बिजनेस पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं। तो मैंने फोकस किया 90%। क्यों? उस पर एक अलग अटेंशन जाती है जब मैं 90% सुनता हूं तो इस तरीके से अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अरे वाह यार बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा फॉर्मल कोट पहना है आपने, मतलब ब्लैक कलर का ना, मजा आ गया सर, हीरो लग रहे हो। तो कुछ कुछ वर्ड्स पे मुझे स्ट्रेस करना, थोड़ा जोर डालना भी जरूरी है, ताकि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कर सकूं। फिर अप्स एंड डाउन्स लाने बहुत जरूरी हैं। कभी धीरे, कभी ऊंचा, एक ही टोन को कभी भी मत रखिए। वो कहते हैं ना, लाइफ हमेशा ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपकी जो पिच है, जो आपके बात करने का तरीका है, वो भी ऊपर नीचे जाना चाहिए। जब आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन बेटर होने लगती है। हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, बट
अल्टीमेटली आगे जाके जरूर होगी। और अगली चीज है, फेशियल एक्सप्रेशन जरूर इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन जरूर रखिए। जैसे अभी मैं आप सभी को देखते हुए बात कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं साइड बाय साइड। अब मैं अगर ऐसे बात करूं कि आपको ऐसे ध्यान रखना है और ऐसे ध्यान रखना है, नहीं, फेशियल एक्सप्रेशंस को ना मैच कीजिए जो आप मैसेज दे रहे हैं। यार बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, अरे वाह क्या बात है यार, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, नई गाड़ी ली है आपने। तो आपके कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनालिटी। अगर आपके कम्युनिकेशन पे आपका अच्छा कंट्रोल है, तो डेफिनेटली आप एक बेटर इंडिविजुअल टर्न हो सकते हैं। और ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक छोटा बच्चा है या एक सीनियर सिटीजन है। भाई लोग को क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? लग रहा है जरूरी है चीजें? ओके ग्रेट। थैंक यू। बहुत स्मार्ट ऑडियंस है हमेशा, वैसे मैं देखता हूँ काफी सीरियस होके बैठते हैं। मनीष कुमार जी, सदिया मैम, पवन जी, सारे ही मतलब एक से एक बढ़ के धुरंधर हैं। अब देखो जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ, तो नेहा मैम ने, अर्चना मैम ने कैमरा ऑन कर लिया, ये एक होप में कि शायद मेरा भी नाम आ जाए, मेरा भी नाम आ जाए। तो करते रहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के साथ आई कांटेक्ट करके, फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर। तो मेरे लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं। और क्या क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद? हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आज के टाइम में भैया, अच्छे से अच्छा बंदा भी कभी कभी फेल हो जाता है कॉन्फिडेंस की जब बात आती है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कभी कभी कॉन्फिडेंस लैक कर जाता हूँ। तो क्या करना चाहिए मेरे को अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है? वो कहते हैं ना, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार कशिश ये ना हो नहीं पाएगा यार, मतलब ना वो बात नहीं आ रही अंदर से, वो बात नहीं आ रही अंदर से, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं, रहने दूं या छोड़ दूं? तो कैसे भैया अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए? देखिए भैया, कॉन्फिडेंस है ना हमेशा इंट्रिंसिक होता है, मतलब अंदर से बाहर आता है, इनसाइड आउट होता है, आउटसाइड इन नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपको खुद अपने अंदर से बाहर लाना पड़ेगा। कोई बाहर वाला आके आपको नहीं बोल सकता कि कशिश यू कैन डू। जब तक अंदर से मेरे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, मैं डेफिनेटली उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको? कुछ टेक्निक्स है, आप ये चीजें अपना सकते हैं कि भैया आपके कोई फेमस मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो आप उसको वॉल पे लिख के लगा सकते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है, फेमस ऑथर्स के जो कोट्स होते हैं और स्पीकर्स के जो गोल्डन स्टेटमेंट्स होते हैं, लोग उसको प्रिंट कराते हैं, अपने वॉल्स पे लगाते हैं, डोर्स पे लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, केबिन्स में लगाते हैं, ताकि कभी भी कोई लगे यार कि कुछ मैं लैक कर रहा हूं, अंदर से वो इच्छा नहीं आ रही, तो उसको देख सके, है ना? उसके बाद अपनी, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो उसको आप शोकेस करो अपने सामने, उसको लगाओ डोर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में जितने भी मुझे सर्टिफिकेट मिले हैं, जो भी मेरे पास, चाहे अचीवर्स अवार्ड है या कोरोना वॉरियर अवार्ड जो मिला था 2020 में, मैंने उसको अपने घर के ड्राइंग रूम में रख रखा है अभी भी। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, तो मुझे एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट की एक फीलिंग आती है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। तो कल को कोई मेरा मतलब थोड़ा सा मन निराश भी हो रहा होता है ना, तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार चलो और अपना बेटर करते हैं, इसको और भरते हैं। सिमिलरली अगर आपने हेड ऑफिस देखा हो, तो वहां पे भी विवेक सर के बहुत सारे ट्रॉफीज और वो रखे हुए हैं। तो जब भी उस चीज को देखते हैं ना, तो एक अलग फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। कहते हैं ना, पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी। तो वो चीज बहुत अच्छी है, अगर आप अपने साथ इसको करते हैं तो आपको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज तो सीख लिया, आप आते हैं तीसरी चीज पे कि भैया नेगेटिवली सोच, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो इसको दूर कर दो। शकुनी मंत्रा नहीं बन रहा भैया, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड योर टाइम विद। आपकी संगति ही बताएगी कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस में कम रहोगे। लेकिन पॉजिटिव लोगों की संगति में रहोगे, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को और बेटर तरीके से आगे ला पाओगे। उसके बाद क्या है? कंपैरिजन मत करो किसी के साथ। ये एक बहुत बड़ा चीज है। मान लो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं विवेक सर के साथ, विवेक बिंद्रा सर के साथ,
तो भैया ऑब्वियसली मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो मुझे कंपेयर नहीं करना किसी के साथ, मुझे सिर्फ एक बंदे से कंपेयर करना है और वो है मैं खुद। मुझे देखना है कि आज जो कशिश है वो क्या कल वाले कशिश से बेटर है या नहीं है, जो कल निकल चुका है। तो सिर्फ मेरा एक कॉम्पिटिटर है जिसको मेरे के साथ कंपेयर करना है, वो है कशिश खुद। तो मुझे डे बाय डे अपने आप को चेक करना है ताकि मैं आगे अपने आप को और बेटर कर सकूं। फिर आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, कोट्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। नॉलेज इंप्रूव होगी, आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। बात कर पाएंगे, सामने वाला आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाएगा, और उनको देखकर आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बाहर निकल कर आएगा। छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। किसी कस्टमर ने अगर आपकी तारीफ कर दी कि वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, तो उसको थोड़ा सा मन में पॉजिटिवली लीजिए। इस तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब भैया ये फोटो आप सभी को दिख रही होगी, देखिए जो स्क्रीन पे फोटो लगी है अभी। अब क्या लग रहा है, ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ एक इमेज है। इस चीज को देख के ना एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके सामने आने वाली है। वो क्या है? द बॉडी नेवर लाइज। भैया ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है ना, ये झूठ नहीं बोलता। हो सकते हैं आपके शब्द झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलते। तो फोटो में साफ दिख रहा है ये डरा हुआ है। आप कभी देखना, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो जैसे ही केबिन में घुसता है तो वो बिल्कुल घबराता हुआ निकलता है, घबराता हुआ घुस रहा होता है, सॉरी, है ना, बहुत डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है पंकज जी। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो पूरे चौड़ में बाहर निकलता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बॉडी एक्सप्रेशंस ऐसे थे। भैया कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़िए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको क्या करना है? फेशियल एक्सप्रेशंस। फेस के एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन अगेन। भैया पहली छाप ही आखिरी छाप होती है, और पहला इंप्रेशन अगर गलत हो गया तो उसको ठीक करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा फिर। तो इस चीज को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? आप अपने हैंड मूवमेंट कैसे करते हैं? आप देखिए, अब जैसे मैं भी अभी हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन के सामने। जब आईसीटी में होता हूँ तो आपने देखा होगा मेरे गेस्चर ज्यादा होते हैं, थोड़ी मूवमेंट होती रहती है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव है, कुछ है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि हैंड वेव करके बताते रहिए, ताकि मुझे भी आपका जो है यहाँ पे एंगेजमेंट पता लगता रहे। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, सिटिंग पोस्चर कैसा है, आप कैसे बैठे हैं। सब चीजें बहुत मैटर करती है। कैसे हैंडशेक करते हैं, इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा, एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है अगर आप एक सही तरीके से हैंडशेक करते हैं तो ये कुछ चीजें अगर आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो आप देखिए डेफिनेटली आप डे बाय डे इंप्रूव हो जाएंगे। कुछ लोगों से ना मैं हैंडशेक करता हूँ, या फिर कुछ लोगों का छोड़ो, किसी ने, कोई जिम जाने वाला फ्रेंड है किसी का, कभी किसी से हैंडशेक करे? जो जिम जाता है बंदा, उनका हैंडशेक इतना फर्म होता है, इतना टाइट होता है कि बंदे का हाथ दब जाता है। तो हैंडशेक से भी कॉन्फिडेंस का पता लगता है। एक होता है ढीला ढाला ऐसे हाथ रख दिया, और एक होता है प्रॉपर कॉन्फिडेंटली। तो इन छोटी छोटी चीजों से ही लंबा रास्ता बनता है। ये कहना चाहता हूँ पंकज जी। आपकी मैं देख पा रहा हूँ, शायद जैसे ग्रोसरी शॉप है ना, पीछे शॉप है आपकी कोई, तो हाँ, फार्मेसी, फार्मा हो गया, जो भी है, चलो, आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, कैसे है वो आप? कस्टमर को आप ऐसे ट्रीट करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा इंप्रेशन होगा कि यार मैं इस शॉप पे गया, इन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बात समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो अगली बार भी वो आपके पास आना प्रेफर करेगा बजाय कि दूसरे के पास जाने पे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लग रहा होगा शायद अभी यार मेरे को हेल्प नहीं करेंगी, बट कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। ट्रस्ट मी सर। एंड ये चीज मैंने बड़ा बिजनेस में आके बहुत सीखी है, खासकर अपनी पूरी टीम से सीखी है, एलएनडी टीम से, कि कैसे अपने आप को एक बेटर प्रूफ करते हैं चीजों को। बहुत कुछ सीखा है।
और सब यहीं पे आके सीखा है, और वही चीजें मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप भी 100% ना सही बट एटलीस्ट 50% तो और सफल हो ही सकते हैं जो आप आज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज सीख लिया, पब्लिक स्पीकिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर कैसे करूं, मैं अच्छी स्पीच कैसे डिलीवर करूं। भैया बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। अगेन इसमें भी जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो आपके बॉडी पोस्चर का होता है। अगर आप 5-7 लोगों से भी बात कर रहे हैं, मैं 100-200-500 लोगों की बात नहीं कर रहा, 5-7 लोगों से भी बात कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है एक एक के साथ, अपने हैंड गेस्चर्स करने, मूवमेंट करना है, किसी चीज को समझा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्माइल कैसे रखनी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करना है, इन्वॉल्वमेंट कैसे बिल्ड करना है। ये सारी की सारी चीजें बहुत मैटर करती है। मुझे किसी को इग्नोर नहीं करना है बल्कि इन्वॉल्व करना है। तो आपने देखा होगा अभी मैं कितनी बार अपने सेशंस के बीच में आप सभी को बोलता हूँ कि भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आप लोग क्या करते हैं, यस आ रही है, हैंड वेव करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है एंगेजमेंट बिल्ड करने का लोगों के साथ। तो इस तरीके से देखिए, आप जब अपने कस्टमर से बात करते हैं या किसी और से बात कर रहे होते हैं, तो आप कैसे मोना जी एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं अगर आप 5-7 लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगली चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेस तो कभी साथ छोड़ती नहीं। तो स्ट्रेस कैसे वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन मत रखो भैया। लाइफ में अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो कि यार आज मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि ना बस मेरी जॉब लग जाए माइक्रोसॉफ्ट में 2 करोड़ के पैकेज पे, और मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी वो स्किल्स नहीं है जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज दिला दे एनुअल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहा हूँ कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही माइक्रोसॉफ्ट में क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कोई चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको फेस करो। विवेक सर क्या बोलते हैं कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। तो नया कोई चैलेंज आएगा, या तो आपको आगे बढ़ाएगा या कुछ नया सिखा कर जाएगा। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है और टाइम को मैनेज करना है प्रॉपरली। एंड अगेन नेगेटिव लोगों से दूर रह के, पुरानी चीजों को भूल के अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, ताकि आप अपने फ्यूचर को और बेटर बना सके। ये चीजें हैं आपको स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए। चाहूँ तो मैं 1 घंटा अलग से स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकता हूँ, बट मैं ले जाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और उस चीज का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कॉर्पोरेट एटिकेट्स की तरफ। क्या होते हैं कॉर्पोरेट एटिकेट्स, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, कैसे ग्रूमिंग करते हैं, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बियर्ड्स रखने का तरीका, आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, मीटिंग के टाइम आपको कैसे करना है, ईमेल राइटिंग कैसे करना है। ये सब चीजें भी अगर आप सीख जाते हैं तो पता है क्या होगा, आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा किसके तरफ, आपके हो सकता है बॉस की तरफ, आपके हो सकता है कस्टमर की तरफ। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, लेकिन स्टोरी टेलिंग बताने से पहले आपके सामने ना एक ही इमेज आई है, समझ तो गए होंगे। मूवी है धमाल, जिसने किया था बड़ा कमाल, एक्टिंग थी बेमिसाल, है ना। तो पंकज जी, आपने देखी है ये मूवी? एक बार सर अनम्यूट करूँ आपको? हाँ जी सर। तो मैंने जी। ये मूवी देखी नहीं, तो जरा आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या था मूवी में। मूवी में कॉमेडी है सर। अच्छा कॉमेडी है, थोड़ा स्टोरी बताएंगे इसकी। स्टोरी उतना तो याद नहीं है, लेकिन चोरी का रहता है इसमें। ठीक है। चोरी करता है तो ठीक। पैसा गॉट कहीं इट। जल्दी होकर जमा रहता है। ओके। स्टोरी। गॉट इट, गॉट, थैंक यू सर। मनीष जी आपने देखी है, मनीष कुमार जी? नहीं देखी। पवन शुक्ला जी आपने देखी है? अब जैसे यहाँ पे
पंकज जी ने कहा चोरी के ऊपर है ये मूवी, कॉमेडी है, थोड़ा सीन है। अब इसको स्टोरी टेलिंग की तरह कैसे बता सकते हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा आपको आगे लाइफ में, पॉजिटिव वे में, जब आप किसी के साथ स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। तो मनीष जी, एक समय था, एक समय की बात है, जब चार पक्के दोस्त होते थे एक साथ। चारों दोस्त ना बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वो पैसों की कमी से जूझ रहे थे। तो एक बार ना वो पहाड़ी रास्ते से जा रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि यार पैसा कैसे कमाया जाए। इतने में क्या होता है मनीष जी, जब वो चारों जा रहे होते हैं ना, तो एक वाइट कार, कौन सी सर, वाइट कार बड़ी स्पीड में आ रही होती है, और वो पहाड़ से टकरा जाती है और पलट के दूर जाके गिर जाती है। तो उसमें, उस एक्सीडेंट को देखकर वो चारों दोस्त भागते हुए जाते हैं उस बंदे को बचाने। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं और वो उसको बचाने लगते हैं, वो कहते हैं हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, आप ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। तो इतने में वो पर्सन क्या बोलता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे, कहाँ पे, बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। जाओ, उसको निकालो और उसको आपस में बांट लो, और फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में हो। बड़ी मेहनत करके गोवा पहुंचे चारों, और पैसे भी निकाल लिए, लेकिन पैसे बांटने के बाद भी वो पैसे उनके हाथ नहीं लगे। वो कहाँ चले गए, चैरिटी में। तो कंक्लूजन क्या था भैया, जो किस्मत में नहीं है वो आकर भी हाथ से चले जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया, ये धमाल मूवी की शॉर्ट में स्टोरी बताई है। तो इस पे भी एक तरीका होता है बताने का कि स्टोरी की ओपनिंग कैसे करनी है, किन वर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे मैंने कहा, गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में, कहाँ पे, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए रखे हैं। तो दिस इज हाउ यू टेल स्टोरी टू पीपल। अब अपनी बात को मैं स्टोरी की फॉर्म में कैसे रख सकता हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भैया, स्टोरी की एक बिगनिंग होती है। जैसे इस मूवी में क्या बिगनिंग थी, इस स्टोरी में, कि भैया चार दोस्त होते हैं, बड़े पक्के दोस्त होते हैं। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे थर्ड स्टेप में, कि वो पैसों की कमी से जूझ रहे होते हैं, और इतने में वहां पे उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है। तो वो रिजोल्यूशन क्या करते हैं कि भैया उस बंदे को जाते हैं बचाने, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास समय बहुत कम है और मैं नहीं बच पाऊंगा। और फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम गोवा जाओ और वहां से पैसे निकाल के बांट लो। तो स्टोरी शुरू हुई, फिर एक पीक टाइम पे गई, और फिर एक रेजोल्यूशन की तरफ गई। सिमिलरली अगर आप भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना प्रोडक्ट किसी को रेफर करता हूं, तो मैं बता सकता हूं मनीष जी कि हमारे साथ यहाँ पे एक आशुतोष जी हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा। बहुत दिक्कत आ रही थी सर उनको, मतलब अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में। लेकिन ये प्रॉब्लम वो पिछले 4 साल से फेस कर रहे थे, उनको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला। बट उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने राइट टेक्निक, राइट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करे। एंड मनीष जी आपको बताऊं, आशुतोष जी से जब मैंने फीडबैक लिया ना, तो उन्होंने बताया कि जब फाइनेंस के फ्रेमवर्क्स उन्होंने यूज करे, तो उनके फाइनेंसेस डे बाय डे इंप्रूव होने लगे। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप कैसे इनडायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं, कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर स्टोरी टेलिंग आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। आगे चलते हैं, करियर प्लानिंग। भैया ये खासकर स्टूडेंट के लिए तो बहुत वो रहता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं अभी करियर में और थोड़ा स्टेबल होना चाहता हूँ, तो करियर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इकिगाई कंसेप्ट। ये बेसिकली एक जापानीज कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जापानीज कंसेप्ट में इसमें 4 चीजों पे फोकस किया जाता है। ये इंग्लिश में है, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। भैया जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार जाता है, जिसके लिए पे किया जाता है, अगर वो चारों में मैं ओके हूं, तो मैं उस चीज को अपना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बड़ा बिजनेस में मुझे एज अ ट्रेनर ज्वाइन करना है, तो जो मुझको आता है, मुझे ट्रेनिंग आती है, यस आती है। जो मुझको भाता है, मतलब जो मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे ट्रेनिंग देनी अच्छा भी लगता है, तो यस, स्टेप नंबर 2 में भी ओके हूँ। जो बाजार चाहता है, भैया दुनिया में रिक्वायरमेंट है कि कोई आए उनको गाइड करे, तो यस, ट्रेनर की रिक्वायरमेंट भी है, और जिसके लिए अच्छा पे किया जाता है। अगर चारों क्वाड्रेंट में टिक मार्क आ रहा है, दैट मीन्स उसको मैं एज अ प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेस मंत्र है कि भैया करियर की गलत दिशा में हम कदम रख देते हैं शुरुआती तौर में, बट ये चीजें अक्सर हमें अगर पहले मालूम होती तो हम और अच्छा बेटर कर पाते। बट आने वाली जनरेशन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं इन चीजों के बेसिस पे, वो मैं आपको बताऊंगा। बस 5 मिनट और लूंगा आप सभी के, ज्यादा समय नहीं लूंगा। चौथी चीज जो आपको सक्सेसफुल बनाती है वो है अपने खर्चे को मेंटेन करना, फाइनेंस मैनेजमेंट। अब इसका ना एक रूल होता है, 50-30-20 रूल। ये क्या बोलता है भैया कि 50% आपको अपनी नीड, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चे के स्कूल की फीस हो गई, घर का राशन हो गया, ये जो बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना रह नहीं सकते, जो फिक्स्ड खर्चा है ही है, तो 50% मुझे वहां लगाना चाहिए। उसके बाद 30% अपना वांट्स पे, भैया अच्छे कपड़े ले लिए, चलो शॉपिंग कर ली, खरीदने चले गए, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट में चले गए, डिनर पे चले गए, घूम फिर आए, दोस्त के साथ मूवी देख ली, 30% वहां पे। और फिर 20% मुझे सेव करके रखना है। कैसे? इमरजेंसी फंड के लिए। जैसे अगर मैं मान लीजिए 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो 5,000 रुपये मुझे स्पेयर कर लेने हैं अपने बेसिक खर्चों के लिए। 30% मुझे एडिशनल, ऑप्शनल कह सकते हैं इसको, कि जरूरी नहीं है खर्च नहीं खर्चने हैं। चाहूं तो इसमें से मैं सेव भी कर सकता हूँ, नहीं तो 30% से ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। और 20% जो है मैं इमरजेंसी फंड में। ये लोगों की आंखें पता है कब खुली? ये फाइनेंस को लेकर लोगों की आंखें खुली 2020 में, जब कोविड आया और जब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए थे। है ना सुभाष जी? क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, बिजनेस बंद थे, शटर बंद पड़े थे, खाने को पैसे नहीं थे, सेविंग करनी रखी थी। तो लोगों को रियलाइजेशन तब हुआ कि काश मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए होते, जितना मैं कमाता हूँ उतना मैं नहीं उड़ाता, तो आज मेरे पास घर बैठे बैठे भी पैसे होते। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ममता जी, चेतन जी, तो एक फाइनेंशियल रूल बनाइए कि भैया 50-30 रूल। और कोशिश कीजिए कि इस 20% सेविंग को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सके तो। बेसिक रूल यही बोलता है, बट कोशिश करना है कि आप सेविंग भी करके रखिए इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। है ना? तो फाइनेंस को अगर आप अच्छे से मैनेज करना सीख गए, तो आप लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं। टीम मैनेजमेंट, एक अच्छा लीडर कैसे बने? अच्छा लीडर बनने के लिए भैया आपको सबसे पहले बॉस की तरह काम नहीं, लीडर की तरह काम करना है। क्यों? क्योंकि एक बॉस क्या करता है, मैं बॉस, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या करता है, अपने टीममेट्स को पहले प्रायोरिटी देता है। आप बोलो, अपना इनपुट रखो, आप, मैं आपको हेल्प करूंगा। वो पीछे से सपोर्ट करता है बैकबोन बन के। है ना? तो इस तरीके से आप अगर काम करते हैं टीम में, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर का रोल प्ले करते हैं। एम्पैथी रखिए, बात समझिए सामने वाले की, अगर कोई दुख है कोई सुख है उसकी बात को समझिए, रीजन को समझिए। कोलैबोरेटिव अप्रोच रखिए। मैं, सिर्फ मैं नहीं भैया, हम। अगर देखो, अकेले अगर थोड़ा आगे जाना है तो अकेले चलो, बहुत आगे तक जाना है तो सबके साथ मिलके चलो। ये चीजें हैं जो मुझे लाइफ में आगे ले जाएगी। ओनरशिप लीजिए चीजों को करने की। कोई नया काम आता है तो उसको आप सबसे पहले हैंडल कीजिए, मैं करूंगा। ठीक है? डेलीगेट करना सीखिए काम को, कि मुझे लगता है मेरे पास ऑलरेडी 5 टास्क है, तो मैं ABCD टेक्निक जो पहले देखी थी उसमें से कौन सा काम डेलीगेट कर सकता हूँ। कहीं कंफ्लिक्ट हो जाता है तो कैसे मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये चीजें हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर साबित हो जाते हैं। उसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग, जो आखिरी टेक्निक है हमारे आज की।
पर्सनल ब्रांड, अगेन मैंने आपको एग्जांपल दिया था विराट कोहली का, शाहरुख खान का, रतन टाटा जी का, श्री रतन टाटा जी जो 60 से 70% शेयर अपना डोनेट करते हैं चैरिटी में, कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाए हैं। आपको अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो भैया टेक्निकल अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, आपको भी अपने तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी सोशल मीडिया पे। आप देखिए कैसे यूट्यूब पे आप एक अच्छे स्पीकर की तरह आ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत जल्दी पिछले 2 सालों में, खासकर कोविड में, आपने देखा होगा कि लोग घर पे रेसिपी बनाते थे और उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाल देते थे और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती थी। आज मैंने घर पे बनाया ढोकला, तो ढोकले बनाने की रेसिपी, तो वहां पे यूट्यूब पे अपने आप को थोड़ा हाईलाइट कीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को। इंस्टाग्राम का आप अच्छा यूज कर सकते हैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए। आज के टाइम में आपने देखा होगा फूड ब्लॉगर्स हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। मैं भी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, उनका एक पर्सनल ब्रांड बन रहा है। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में आप एक स्टैंड आउट फैक्टर क्रिएट कर पाएंगे। तो भैया समराइज करूंगा जो पिछले 1 घंटे में हमने सीखा, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, वो सीखा कि कैसे मैं अपने टास्क को गिवन टाइमलाइन में अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद कैसे एक विन विन पर्सनालिटी डेवलप कर सकता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चीजों पे फोकस करके, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स थी। सारे हैं ना, कुछ कमेंट शायद आपको दिख रहे हो, कुछ मेरे पास भी दिख रहे हैं। जैसे अर्चना मैडम है, उन्होंने बताया कि सर मुझे अब काम करना है सर, मैं एनर्जाइज फील कर रही हूँ, है ना। उसके बाद एपी है, बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन रहा। मोना जी का रिप्लाई है, अर्चना जी का है, अंजू जी का है, एपी जी का है, अमेजिंग लर्निंग बहुत है सर। हो सकता है मैं सादिया जी हैं, समझ में आया सर, रिप्लाई करे वंडरफुल डे सर, समझ में आया। मतलब बहुत सारे रिप्लाई हैं, सबको शायद पढ़ना संभव नहीं हो और अभी आ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जो आज का सेशन डिलीवर किया है, टाइम मैनेजमेंट मतलब सफलता के जो सक्सेस का जो मंत्र है, जिसको कि आपने कंबाइनली एक टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर की प्लानिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर जो आपने बताया, सर बहुत अमेजिंग है। मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग के टेकअवेज रहे हैं यहाँ से। और वही इंसान सफल होता है जो हर जगह पर ये देखे कि हाँ मेरे लिए टेक अवे क्या है, मैं यहाँ से टेक अवे लर्निंग लेके क्या जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने अपनी लर्निंग बताई, आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग बता सकते हैं कि यहाँ के सेशन से क्या सीख के जा रहे हैं। आप अपने रीजनल्स में भी आप एक वीडियो बनाकर, एक ऑडियो बनाकर आप भेज सकते हैं, कशिश सर की लर्निंग से आपने क्या क्या सीखा। साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीटी ट्रेनिंग तो हमने काफी फीडबैक लिया, सुना, बहुत डिमांड रहा सर, लोगों को बहुत पसंद आया। तो आईसीटी के लिए सेकंड बैच क्या कम्युनिकेशन सब जगह जा चुका है। तो हमने जब देखा कि आईबीसी को चैलेंज आ रहा है कि उनको फॉर्म भरने का राइट्स नहीं था, उनको अपना नाम देना हो रहा था कि मैं नाम दूंगा तो मेरा फॉर्म में नाम हो जाएगा, मेरा बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा। समटाइम किसी ने नाम दिया बट उसका नाम नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, फॉर्म को सेल्फ नॉमिनेशन पे ले आए हैं। अब आप फॉर्म को खुद भर सकते हैं, जो फॉर्म आपके पास ग्रुप में आ रहा है तो आप उसे खुद भर सकते हैं, बैच 2 में जो एनरोल होना चाहते हैं, ताकि आप एक सफल कंसल्टेंट बन पाए। और सर ने जो अभी आपको बताया सफलता के मंत्रा को फॉलो करते हुए इन सभी का लगेगा। तो आज ही मात्र याद रखिएगा, सिर्फ 2 बजे तक का टाइम है। 2 बजे से पहले या 2 बजे तक आप क्या करें, अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। ये इसका जो लिंक है आपके ग्रुप में भेजा गया है, नहीं भेजा गया है तो आप आरटीएच से या अपने आरएमबीएम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी व्यक्ति से या आईबीसी मैनेजर चैनल पार्टनर से ले सकते हैं और फॉर्म को सेल्फ नॉमिनेशन अपना दे सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है आपका, 2-3 ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। और भरने के बाद आपका बैच में नाम आ जाएगा। लेकिन उसके बाद कहेंगे कि मुझे अटेंड करना है तो ये मुश्किल होगा, फिर नेक्स्ट बैच का ही आपको इंतजार करना होगा। सो हाउसफुल ना हो जाए इसलिए अपना एनरोलमेंट पहले करा लीजिए। और आखिरी में सर ने जो शब्द कहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, है ना। तो सर की जो लर्निंग रही ना, उसी पे मैं बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। याद रखिए सर ने क्या बताया, सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। नीचे एक लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन की तरह सक्सेस नहीं होती। अगर स्ट्रेट हो जाए ना तो आपको पता है क्या होगा, अंत में बताऊंगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब आप समझ लो, मैं कहां से बताऊंगा, क्योंकि ये क्या है पहले देखो आप, ये क्या है, इसको देखते से समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट। अच्छा चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई है, बिल्कुल सही जवाब है, ये है लाइफ लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइफ लाइन। और अगर ये लाइफ लाइन सीधी हो जाए तो आपको पता है ये क्या होता है, मैं बोल के नहीं बताऊंगा। तो वैसे ही जीवन का एक चक्र है, जीवन भी ऐसे ही चलता है। जीवन चुनौतियों का ना
एक रास्ता ही है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा है चुनौती, कभी चुनौती आ रही है, कभी जा रही है, कभी सीधी चल रही है ना। और जिस दिन अगर चुनौतियां खत्म हो जाए ना जीवन से, तो समझ लो जीवन का वहां पे अंत जैसा ही दिखता है। इसलिए संघर्ष और ये चुनौतियों को एक्सेप्ट करें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और हमेशा सफलता का जो सर ने सूत्र बताया है या उन्होंने जो एडिशन किए हैं वैल्यूज को, उसको इस्तेमाल करें। और अंत में एक लाइन जो कहना चाह रहा था, सबने कहा है कि समय का इस्तेमाल वगैरह, बहुत सारी लाइनें हैं, बट इसी में मिलती जुलती एक लाइन है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता मेरे दोस्त, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो वो सर ने बोला था, ये लाइन मैंने वहीं से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। सर ने बोला 24 घंटे उनके पास भी थे, 24 घंटे अपने पास भी, अपने कितना उपयोग किया। तो उसी से मिलती जुलती लाइन है। आई होप आपको ये सेशन मजा आया होगा। होप क्या, मैं देख ही रहा हूं मजा आया है ऑफकोर्स। तो इसी प्रकार की नए नए लर्निंग के लिए ये जो सेशन होता है ना, आपको सैटरडे होता है आपके शनिवार को शानदार बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड शानदार शनिवार सेशन। सो भूलिएगा नहीं। कशिश सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर टीम। एंड बाकी ने तो रिप्लाई कर ही दिया है। और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। अभी इंजॉय योर डे। जो भी टास्क आपके पेंडिंग है, चाहे वो बड़ा बिजनेस में आपको कुछ कॉलिंग करना है, फॉलोअप करना है, रजिस्ट्रेशन है, या आपके पर्सनल टास्क है, फिनिश करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कशिश सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for